नमस्कार साथियों, एक बार फिर से नेक्स्ट लेवल पे आपका नेक्स्ट लेवल स्वागत है। हमने ये जो नई सीरीज शुरू की है, इसका सेकंड वीडियो आज आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, तो इसका भरपूर आनंद लीजिए। और अब हम इस पर डेडिकेटेड टॉपिक वाइज पूरा सब्जेक्ट जितना सिलेबस दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज कवर करवा दिया जाएगा। अब आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है कहते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि जितना सिलेबस में दे रखा ना, उसको अच्छे से कवर करना, जिससे आप कम समय में कम कंटेंट अच्छे से पढ़ करके आप एग्ज़ाम फाइट कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज की बहुत नेक्स्ट लेवल सीरीज को। देखिए, आपको ये पढ़ के मज़ा आ जाएगा। आज का कोट देखिए, मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइए, मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। आज की सीरीज है कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड, अर्थात शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि में बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, बाल शारीरिक विकास, आप किस प्रकार बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके मनोभावों को, उसके एक्सप्रेशन को किस प्रकार नोटिस करोगे, उसके बारे में डिटेल मैराथन सीरीज लेके आए हैं। तो इसमें आप वो सब एस्पेक्ट, वो सब पहलुओं को समझेंगे कि किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना है, उनके किस प्रकार के फीडबैक को आप समझ पाएंगे, उसके बारे में शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आसानी हो। ओके, तो आज का क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है। देखिए, क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल क्या कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी लेवल की आती है थर्ड ग्रेड में। इस बार तो बहुत शानदार लेवल की है और सबसे ज़्यादा गलतियां भी इसमें होती, क्योंकि हमें लगता है यह आसानी से हम कर लेंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको इसको ढंग से अच्छे से देखना है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है। ऑप्शन ए, प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यालय की परिस्थिति पर। देखिए, इसमें क्या है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था अर्थात कक्षा का लीडर कौन होगा। कक्षा में तो टीचर ही होता है सर्वश्रेष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अर्थात शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति, अपने शैक्षणिक व्यवसाय के प्रति कितना समर्पित है, वो उस कक्षा शिक्षण की व्यवस्था और उसकी सक्सेस का, सफलता का मुख्य आधार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों में सहायता मिलती है। ऑप्शन ए, शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, परीक्षा पास करने में, गृह कार्य पूरा करने में, समय बिताने में। अर्थात पाठ्य पुस्तकों में सहायता मिलती है, यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें होती है ना, उसका हम क्यों हेल्प लेते हैं। उसके अंदर एक पाठ्यक्रम दिया होता है, एक सिलेबस दिया होता है बिल्कुल व्यवस्थित। तो उससे क्या होता है, शिक्षण कार्य ठीक से संचालित होता है, अर्थात एक डेडिकेटेड वे में चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। ऑप्शन बी, पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक होना। ऑप्शन सी, पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना। और ऑप्शन डी, पर्यावरण तकनीकी का विकास छात्रों से करना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है
यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं कोई भी एस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, आपको शिक्षण से संबंधित एस्पेक्ट को ध्यान रखना है। पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, और ऑप्शन सी में देखिए पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना। ये बात तो ठीक है, यहाँ पे आपको 3 नंबर मिलने वाला अगर ऑप्शन करना है तो वो है ऑप्शन ए, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। अर्थात पर्यावरण के संकट को दूर तो कर पाएंगे, वो बात की बात है। सबसे पहले आपको पर्यावरण के बारे में जानकारी होनी, पर्यावरण किसको कहते हैं और इसका किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, इसकी कुशलता क्या है और कौन सा एक स्वच्छ पर्यावरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है, यानी जो वर्तमान सिनेमा है वो छात्रों को एक बालक के मानसिक विकास में कितना सहायक है और किस प्रकार उसका प्रभाव पड़ता है छात्र जीवन में। ऑप्शन ए, घर से पलायन में, क्या उसको अजय देवगन बन जाना चाहिए। ऑप्शन बी, दिव्य स्वप्नों में रत रहने में। ऑप्शन सी, रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में। और ऑप्शन डी, अभिनेताओं जैसा दिखने में। देखिए यहाँ पर है सिनेमा छात्रों को कैसे प्रभावित करता है। सिनेमा में जो भी आपको दर्शाया जाता है वो मोस्टली 90% तक एक स्क्रिप्टेड होता है, और वो एक पर्दे के पीछे अलग बात होती है और पर्दे के सामने अलग बात होती है। तो छात्र जीवन क्या होता है कि वो जो सिनेमा में जो भी दिखता है ना उसको सच्चे मान लेता है या सच मान लेता है, और वो दिव्य सपनों में रत रहने में रहता है। अर्थात वो उस नायक या नायिका की तरह बिहेव करने लगता है जो कि वास्तविकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिव्य सपनों में रत रहने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो आप निर्णय लेंगे। अर्थात अगर कोई शैक्षिक संगोष्ठी होती है और आपको आमंत्रित किया जाता है तो आप किस प्रकार वहाँ पर निर्णय लेंगे। ऑप्शन ए, आप वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जाना चाहिए शैक्षणिक, यहाँ पर मोस्टली बात कर दिया शैक्षिक संगोष्ठी, तो इसमें तो भाग लेना चाहिए एक जागरूक, एक सामाजिक व्यक्ति, एक शिक्षक होने के नाते। आप पूर्ण तैयारी में भाग लेंगे। ऑप्शन सी, आप सभी प्रतिभागियों से मिलेंगे। और ऑप्शन डी, आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। तो इसका मेरे ख्याल से आपको आंसर पता चलेगा। आपको देखिए पूर्ण तैयारी तो ठीक बात है, आपको संगोष्ठी में सक्रिय रूप से भाग लेना है, ना तो किसी की हाँ में हाँ मिलाना है और ना ही इसका जोर शोर से विरोध प्रदर्शन करना, एक सक्रिय रूप से भाग लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षीय संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं किया जाता तो संप्रेषण पर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। देखिए संप्रेषण पहले तो क्या होता है, इसके बारे में जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है तो बता देता हूँ। संप्रेषण का मतलब होता है हम जो विचार प्रकट करते हैं वो अगर गहराई तक उसी भाव में, उसी वे में जिसमें हम कहना चाहते हैं अगर सटीक रूप से पहुंचा जाए तो उसको एक कह सकते हैं सफल संप्रेषण माना जाता है। अर्थात गहराई और संप्रेषण प्रेषितकर्ताओं के मध्य का जो एक सुगम स्वच्छ आवागमन होता है विचारों का, उसको संप्रेषण कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है रुकावट हो जाती है, मतलब अगर छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं देते। ऑप्शन बी है सरल हो जाता है। ऑप्शन सी उद्देश्य अपूर्ण बना रहता है। और ऑप्शन डी शिक्षक उन्मुख हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य अपूर्ण हो जाता है। अर्थात कक्षा में छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रदान नहीं की जाएगी, उनको बोलने नहीं दिया जाएगा या उनका फीडबैक सटीक रूप से पूर्ण रूप से नहीं लिया जाएगा, तो संप्रेषण का उद्देश्य मायने नहीं रहेगा, उद्देश्य नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उसको फीडबैक जांचा नहीं कि अगर बालक को समझ में आया है या नहीं है, आप तो बोले जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट द रियल, ये संप्रेषण को नहीं मान सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सह शिक्षा का प्रमुख लाभ। सह शिक्षा क्या होती है? देखिए सह शिक्षा का मतलब होता है कॉमन रूप से एजुकेशन, अर्थात बालक बालिकाएं जितने भी स्टूडेंट होता है उनको एक साथ में पढ़ाना, सह शिक्षा। इसका ऑप्शन ए है बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि
सह शिक्षा का मतलब होता है दोनों को साथ में पढ़े। ऑप्शन बी, शिक्षा पर व्यय कम होता है। ऑप्शन सी, बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लग जाता है। ऑप्शन डी, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। देखिए, बालिकाओं को हीन भावनाओं से अंकुश तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय हो तो बालिकाओं के अंदर हीन भावना क्यों आएगी? ऐसे तो हो, फिर तो बालिकाओं के अंदर भी आ जाएगी हमारा भी अलग विद्यालय। ये इसका सही आंसर नहीं होता। इसका आंसर होगा एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। अगर बालक बालिकाएं छात्र छात्राएं अगर एक साथ पढ़ेगी तो उसके अंदर एक सामाजिक विकास होगा। वो एक दूसरे को समझने का, सटीक रूप से गलत जानतियाँ जो भ्रांतियाँ होती हैं उनको मिटा पाएंगे या समझ पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपको शिक्षक बना दिया जाएगा, कभी प्राचार्य बना दिया, कभी आपको सामाजिक कार्यकर्ता बना दिया जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन में बोला गया ना उसी के अनुसार बन के या वही उस रेशियो में ढल के आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। आप उस स्थिति में क्या करेंगे? क्या उनसे कहेंगे कि भाई एक छुट्टा मुझे भी लगा दे? तो ऑप्शन ए है, उसे वही डांटेंगे, ऐसी गलती मत करना क्योंकि वहाँ पे आपका अधिकार नहीं है। उसे विद्यालय में निंदा करेंगे। देखो, विद्यालय में हमेशा किसी के सामने ऐसा कहा जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से कि किसी के सामने छात्र की पिटाई नहीं करनी चाहिए, ना ही उसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि छात्र का उससे मनोबल गिरता है, वो विद्यालय से पलायन करने के बारे में सोचने लगता है। तो अगर पिटाई करनी है तो एक कहते हैं ना कि खांचे में डाल के उसको थोड़ा सी प्रसाद देनी चाहिए, ताकि ना तो दूसरों को समझ नहीं आए और वापस आते समय उसके कंधे पे हाथ रखे हंसते हंसते आए, ताकि उसको भी पता चले भाई गजब लेवल के डबल रोल चल रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ये है, आप उसे वही डांटेंगे, उसकी विद्यालय में निंदा करेंगे, दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे और प्रचार इस शिकायत करेंगे, यानी कि प्रधानाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे। सबसे पहले देखो, कहीं भी आ जाए ना कि कठोर दंड देना या उसको सजा देना, तो ऐसे ऑप्शन से बचना है आपको। आप एक शिक्षक हैं, एक भावी राष्ट्र निर्माता है, तो आपको सबसे पहले कोई भी समस्या हो उसका कारण जानने का प्रयास कीजिए, किसी को दंड देने के बजाय। और अगर कोई गलती करता है तो उसको प्यार से समझाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत अच्छी सीरीज है आज, आप इस पर अपनी राय जरूर देना, क्योंकि ये कंटेंट पूरा मैंने दिन रात मेहनत करके बनाए हैं। जो आपको मेरा यही एस्पेक्ट होता है, उद्देश्य होता है कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और बिल्कुल सिलेबस डिपेंडेंट हो। क्वेश्चन है, छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है, इससे छात्र मनोबल गिर जाता है, इससे छात्रों में अनुशासन नहीं रहता। ऑप्शन डी, इससे कोई लाभ नहीं होता। आप इसका आंसर सोचिए अपने दिमाग में क्या हो सकता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए कि छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने अभी बताया था ना कि किसी के सामने ना तो निंदा करनी चाहिए ना उसकी पिटाई करनी चाहिए। आप किसी को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उसको कोई अच्छा काम करता तो पुरस्कार सबके सामने देना चाहिए, लेकिन अगर ठुकाई करनी हो तो कोने में ढाल के करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे छात्र का मनोबल गिर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। प्रश्न 10 है कि एक शिक्षक अपने निवास स्थान से अन्यत्र स्थान पर नौकरी के लिए आता जाता है, तो इसका उत्तम कारण हो सकता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो मैं कहूँगा कि थर्ड लेवल में, रीड थर्ड लेवल में पूछा गया, और पीटीटी बीएसटीसी में कई बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। एक शिक्षक अपने निवास स्थान से अन्यत्र स्थान पर नौकरी के लिए आता जाता है, इसका उत्तम कारण हो सकता है वह परिवार पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे घर से बाहर रहने में आनंद की अधिक अनुभूति होती है, या नौकरी के कारण जाता है। देखिए वापस ऑप्शन पे गौर कीजिए, वह परिवार पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्या उसको वो परिवार से भागने का कहते हैं ना आदि है, या फिर वो परिवार से दूर रहना चाहते हैं कि कौन रोज की किच को सुने। क्या वह उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति होती है, अर्थात क्या वह उत्तरदायित्व निभाने के लिए घर से दूर जा रहा है, उसे घर से बाहर रहने में अधिक आनंद की अनुभूति है। सर
कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी कि सर हकीकत तो यही है, क्योंकि कई लोगों का मानना होता है कि घर से बाहर रहने में बहुत अलग ही लेवल का, नेक्स्ट लेवल का एंजॉय होता है। तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है, आपको उस भाव को समझिए, भावनाओं को बाढ़ में जाने दीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वह उत्तरदायित्व पलायन प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अर्थात वह अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए ऐसा कर रहा है, उसको जाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो आप प्राचार्य के रूप में, देखो अब आपको प्राचार्य बना दिया, तो आपको ये मत सोचना कि सर अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ या बेरोजगार हूँ, नहीं, जैसा आपको बोला गया ना उसी के अनुसार बिहेव करना है। आप प्राचार्य के रूप में क्या सहयोग करेंगे यदि एक शिक्षक किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, बिल्कुल। और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं, क्योंकि आजकल वो पैटर्न चेंज हो गया जहाँ पर सीधे टिक लगा हुआ कुछ नहीं करूँ। आपको एक मानसिक रूप से विकसित होना जरूरी है, आपके अंदर वो थॉट्स आनी चाहिए, थॉट प्रोसेस आनी चाहिए, जिससे आप समझ सके कि किस प्रकार परिस्थितियों को हैंडल करना है, क्योंकि आप इस विभाग में समझ लो जा चुके हैं। तो ऑप्शन ए, उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे तथा परिवार को सांत्वना देंगे, आप उसके अधिकारों का ज्ञान देंगे, आप उसके साथ मात्र सहयोग करेंगे, आप उसे वेतन और अन्य लाभों से वंचित कर देंगे। देखो ऐसा तो करना ही नहीं है, और ज्ञान की तो कमी है ही नहीं दुनिया में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आप उसके मनोबल को ऊंचा रखेंगे और परिवार को सांत्वना देंगे कि ये तो छोटी मोटी बीमारी है, होता रहता है, आप बहुत जल्दी स्वच्छ हो जाओगे या आप ठीक हो जाओगे। हमेशा किसी को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, उसको सांत्वना देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अनुशासन संबंधी एक मूल मंत्र है। देखो आजकल हर वर्ग में राजनीति बहुत ज़्यादा होती है, तो जब आप अपने पैशन के प्रति, अपने कार्य के प्रति अगर डेडिकेटेड होते हैं तो उस समय उन सभी राजनीतिक एस्पेक्टों को भूल जाना चाहिए और अपने कार्य में लग जाना चाहिए। यहाँ पर है कि नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अनुशासन संबंधी एक मूल मंत्र, अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाए, छोटे मोटे फसादों के प्रति उदासीनता का भाव प्रकट करे, छात्रों को यह संप्रेषित कर दे कि आप क्या चाहते हैं, कठोर नियमों का पालन करें। आप नवनियुक्त शिक्षक है, आपका विद्यालय के अंदर सबसे पहला क्या लक्ष्य होगा, तो आपको हमेशा अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाना है, बाकी बात चीज़ें बाद में होती रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि आप बीएड बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे। देखो कितना अच्छे क्वेश्चन पूछा है, शुरुआती दौर में आपसे ये क्वेश्चन भिड़ने की कोशिश कर रहा है और आप भी इससे भिड़ जाइएगा। ऑप्शन ए, शिक्षक बनने की इच्छा परित्याग कर देंगे, बोलेंगे अब तो हम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, हमने देख लिया एक बार, ऐसा नहीं करना है। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे, अगले वर्ष पुनः परीक्षा में बैठेंगे, चयन प्रक्रिया की कमियां लोगों के समक्ष उजागर करेंगे कि ये तो पेपर आउट हो गया या फिर वहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता है, हमारे साथ धोखा हुआ है, ऐसी ज्ञान की बातें लोग सुनना नहीं चाहते। लोग हमेशा कहते हैं ना कि सुनने की बजाय रिजल्ट देखना चाहते हैं, इसलिए हमेशा आप वो कहते हैं कोई भी अगर आप पे कमेंट करे तो उसको मुंह से जवाब देने के बजाय अपने कार्य से, अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा तमाचा लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगले वर्ष पुनः परीक्षा में बैठेंगे। वही बात है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने एक बार में परीक्षा पास नहीं की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो। फेल हमेशा अलग से एस्पेक्ट में, फेलियर हमेशा सक्सेस का ही पार्ट होता है। और आपने एक साल परीक्षा दी है तो आपको पैटर्न समझ में आ गया है, और हर कोई जरूर नहीं है पहली बार में सक्सेस हो। और जो पहली बार में होते हैं ना तो मोस्टली उनको, जैसे एक बार आपको असफलता का पता नहीं चलता ना तो आप उस सफलता की वैल्यू नहीं कर पाते। इसलिए आप हमेशा जब तक सफल ना हो तब तक संघर्ष करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। खेल खेल में शिक्षा से तात्पर्य है खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना, समय व्यतीत करना, विद्यार्थियों में खेल की भावना विकसित करना, जीवन में खेल के महत्व को समझ। देखो यहाँ पर शिक्षा से बात हो चुकी है, खेल खेल में शिक्षा से तात्पर्य, तो इन बातों का तो कोई औचित्य रहेगा नहीं। मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना। खेल खेल में हमेशा बच्चों को कठोर नियमों से या उनको सटीकता से कभी नहीं शिक्षा पढ़ाना चाहिए, और ना ही वो ऐसे कठोर नियमों से पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर का भाव बैठ जाएगा। तो हमेशा छोटे बच्चों के साथ में खेल खेल में या उससे प्यार की भावना से पढ़ाना चाहिए।
तभी तो कहते हैं कि इसमें पुरुषों की बजाय महिलाएं, ये जो बालिकाएं लड़कियां होती हैं ना, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने में मतलब ज़्यादा रुचि लेती है, उनको अच्छे से संभाल पाती है, क्योंकि उनके अंदर एक नेचुरल फैक्टर होता है कि वो उसके अंदर लव फैक्टर ज़्यादा होता है, जो कि सबको एक इमोशनली बांध के रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, यहाँ पर व्यावसायिक का मतलब हो गया है अपनी शिक्षा के व्यवसाय से, आपको समझ। ऑप्शन ए छात्रों की योग्यता के संदर्भ में, शिक्षक की व्यक्तिगत रुचि के संदर्भ में, छात्रों एवं शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा अभियोग्यताओं के संदर्भ में। देखिए यहाँ पे यह भी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है छात्रों की योग्यता के संदर्भ में, शिक्षक की व्यक्तिगत रुचि के संदर्भ में, छात्रों एवं शिक्षकों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर, और छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और अभियोग्यता पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है और उसकी अभियोग्यता क्या है। अगर आवश्यकता तो आप कह सकते हो कि मैं प्रधानमंत्री का बनना चाहता हूँ, लेकिन आपने एक अंदर वो योग्यता होनी चाहिए, वो एक लीडरशिप होनी चाहिए, तभी बन पाओ। तो छात्रों की आवश्यकता भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में उसकी रुचि या उसकी योग्यता किस में है उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ग्राहक संप्रेषण से प्रवर्तक संप्रेषण को भेजा गया संदेश कहलाता है। ग्राहक संप्रेषण से प्रवर्तक संप्रेषण को भेजा गया संदेश कहलाता है। देखो ग्राहक संप्रेषण होता है हमेशा ग्राही जो संप्रेषण प्राप्त करता है, अब यही संप्रेषण भेज रहा है रिवर्स में, और से प्रवर्तक संप्रेषण होता है जो संप्रेषण करता है या संदेश भेजने वाला होता है प्रवर्तक। तो यहाँ पर प्रवर्तक संप्रेषण को भेजा गया संदेश क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी विकुटन, ऑप्शन सी प्रतिपोष, ऑप्शन डी अनुक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिपोष होता है, अर्थात ग्राहक संप्रेषण से प्रवर्तक को भेजा गया संदेश प्रतिपोष कहलाता है, क्योंकि जब संप्रेषणकर्ता ने संप्रेषण भेजा है तो उसका फीडबैक ग्राहक से होता है, अर्थात उसकी प्रतिपोष हो रही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्राय संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। अर्थात कोई भी संकेत होता है ना, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे बच्चों को पढ़ाने के क्षेत्र में हो, तो व्यक्तिगत संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मतलब जो ऑप्शन है ना वो बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं। ऑप्शन ए निकुटन, क्या निकुटन कहलाती है व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन बी संप्रेषण, ऑप्शन सी सुसाध्यक, और ऑप्शन डी विकुटन। तो निकुटन और विकुटन तो हो नहीं सकते, और संप्रेषण ठीक है, मतलब इसका अच्छा अर्थ होगा सुसाध्य, अर्थात ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्राय संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ना सुसाध्य अर्थात साध्यक हो रहा है। यानी कोई भी बात होती है ना तो व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ते हैं तो मतलब वो उद्देश्य पूर्ण होता है, मतलब वो साध्य हो रहा है, तो ये सुसाधक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। संप्रेषण के द्वारा हम देश देश का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण के द्वारा हम किसका आदान प्रदान करते हैं। अनुभूतियों एवं तथ्यों का, ठीक बात। सूचना व अनुभूतियों का, ठीक बात। केवल प्रभावों का, ऑप्शन डी सूचना, तथ्यों, अनुभूतियों और प्रभावों का, अर्थात इनमें से राइट आंसर सबसे बेस्ट ये होगा, यानी इसमें 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भाषा किसका माध्यम है। भाषा किसका माध्यम है। विचारों के स्तर का, सहज अभिव्यक्ति का, अच्छे परस्पर संबंधों का, सामाजिक आदान प्रदान का। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सहज अभिव्यक्ति का, अर्थात सहज रूप से किसी भी बात को समझेंगे वो भाषा का रूप कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षण कार्य कराने पर भी छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है, आप क्या कहेंगे। देखो आपने व्यक्तिगत रूप से उसको क्लास में पढ़ाया, जैसा सभी छात्रों को पढ़ाया, फिर भी वो असफल होता है या अनुत्तीर्ण होता है, तो इसका क्या कारण है या इस पर आपकी क्या राय। आप साथ ही अध्यापकों से उसे पास कराने की संभावनाएं ढूंढेंगे, प्रधानाचार्य को गिफ्ट देकर उसे पास कराने को कहेंगे, उसके असफल होने के कारणों को ढूंढेंगे, उसे पुनः योजनाबद्ध रूप से पढ़ने को प्रेरित करेंगे।
अपने दिमाग में सोचिए इसका राइट आंसर। क्या आप अध्यापकों से ये कहेंगे कि आप इसको पास करा दीजिए? क्या प्रधानाचार्य को गिफ्ट देकर उसको पास कराने की सिफारिश करेंगे, जिससे आपको लगे कि आपका फीडबैक अच्छा लगे? या आप उसके हमेशा कारणों को जानने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी समस्या होती है, बुद्ध कहते हैं ना कि अगर कोई समस्या होती है तो उसका कारण जरूर होता है, कार्य का कारण होता है। तो उसके असफल होने के कारणों को जानिएगा। वो असफल क्यों हुआ? क्या उसने नियमित रूप से पढ़ाई नहीं की या कोई और कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली क्या जांच की जाती है? वर्तमान परीक्षा प्रणाली अर्थात वर्तमान में जो शिक्षा नीति लागू हुई है ना, उसकी बात नहीं हो रही है। जो परीक्षा प्रणाली चल रही है उसकी बात हो रही है। और वर्तमान में कौन सी चल रही है? मैकाले बाबा वाली। तो इसमें किसकी जांच होती है? विषय वस्तु के ज्ञान की, कौशल की, मनोवृत्तियों की, क्या व्यक्तित्व की जांच होती है कि बालक का मानसिक शारीरिक रूप से विकास हुआ है? नहीं, इसमें ऑप्शन ए होगा, विषय वस्तु की जांच होती है केवल। जबकि हकीकत में वर्तमान शिक्षा नीति में बहुत सारी प्रयत्न हुए, व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा गया, जो कि अच्छी बात है। और अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में ये देखा जाता है कि व्यक्तित्व के बारे में तो बहुत कम ध्यान देते। लोग कहते हैं कि किताबी कीड़ा बन जाओ, आप टॉपर बनो, आप ये करो, आपको टॉप करना है, कि किताबी ज्ञान लेना। सामाजिकता बहुत कम हो गई है आजकल के लोगों में। तो इसमें होता है कि विषय वस्तु के ज्ञान की जानकारी रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शिक्षण का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग? यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पूछे लेकिन बहुत घुमाने वाले आंसर होते हैं। शिक्षण का अर्थ है अनुदेशन देना, निर्देश देना, व्याख्यान देना, अधिगम हेतु मदद करना। बिल्कुल, शिक्षण का अर्थ होता है अधिगम हेतु मदद करना। जो आप बात को कहना चाहेंगे, अगर आप शिक्षित होंगे तो उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट। बहुत अच्छी बात होती है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, जिसको माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। क्या कौशल विकास शिक्षण है? क्या अनुदेशन है? क्या प्रशिक्षण है? क्या प्रौद्योगिकी है? बिल्कुल, कौशल होता है प्रशिक्षण देना, अर्थात किसी को प्रशिक्षित करना जिससे उसकी स्किल डेवलपमेंट हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अगर आप किसी को प्रशिक्षण दोगे बार बार तो उससे कौशल विकास होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सृजनात्मक चिंतन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन। सृजनात्मक चिंतन नहीं है, स्वतंत्र विचार, उत्सुकता, तथ्य आधारित ज्ञान, जोखिम उठाना। देखिए, स्वतंत्र विचार सृजन होता है, यानी कि क्रिएटिविटी। सृजनात्मक, इसको आसान भाषा में समझें, क्रिएटिविटी अर्थात आप कुछ नया क्या कर रहे हैं। एक तो होता है बना बनाया रास्ता, और आप एक कुछ नया बना रहे हैं, उसको क्रिएटिविटी, कुछ नवीन करना। तो स्वतंत्र विचार सृजनात्मकता है बिल्कुल, क्योंकि जो नए आइडिया आते हैं। उत्सुकता, उत्सुकता का मतलब होता है कि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ नया आविष्कार करना चाहते हैं। तथ्य आधारित ज्ञान, बिल्कुल, जो पहले से फैक्ट के रूप में है उसमें सृजनात्मकता कुछ नहीं है, वो तो पहले से टिपा हुआ है। और जोखिम उठाना भी अपने आप में, वो कहते हैं ना, रिस्क लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करने में रिस्क लेनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तथ्य आधारित ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एन्यू मिनी एसोसिएशन के बनाने का लाभ है। ऐसे शब्दों के जाल से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल होता है। एन्यू मिनी एसोसिएशन मतलब होता है पूर्व छात्र परिषद। इसका हिंदी में होगा पूर्व छात्र परिषद। एन्यू मिनी एसोसिएशन का मतलब होता है गत वर्षों के छात्रों और वर्तमान छात्रों के मध्य अंतःक्रियाओं का उन्नयन, पूर्व छात्रों के अनुभवों से वर्तमान छात्रों की लाभ प्राप्ति, उच्च पदस्थ पूर्व छात्रों की उपस्थिति से प्रेरणा लेना, पूर्व छात्रों के साथ मौज मस्ती करना। तो इसका राइट आंसर होगा गत वर्षों के छात्रों और वर्तमान छात्रों के मध्य अंतःक्रियाओं का उन्नयन, अर्थात उनको बारे में जानना, उन्होंने किस प्रकार से सफलता हासिल की है, उनके अंदर अंतःक्रिया उन्नयन होना, मतलब कुछ नया विकास होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बीएड प्रशिक्षण एक अलंकृत उपाधि मानी जाती है। बिल्कुल, कोई अगर पूछे कि
भाई साहब क्या कर रहे हो, कि मैं तो फिलहाल बीएड कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार है, वो आपको एक अलग नज़र से देखे। बीएड भी अपने आप में एक अलंकृत उपाधि है, उपाधि से कम नहीं है। आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है कि हाँ बिल्कुल मैं शिक्षक बन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और नहीं बनो तो शिक्षक बन, क्योंकि मुझे रुचि है पढ़ाने में, इसलिए मैं शिक्षक बन रहा हूँ। तो मध्य वर्गीय परिवार की कन्याओं के लिए, यानी कि बीएड प्रशिक्षण एक अलंकृत उपाधि है ना, ये किसके लिए, मतलब ये पूछा जा रहा है इसके अंदर कि बीएड कौन कर सकता है। तो आसान भाषा में अगर सवाल को समझना तो आंसर आ जाता है, लेकिन थोड़े से शब्द जाली होते हैं जिसको समझना जरूरी है, इसीलिए तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार की कन्याओं के लिए, उच्च वर्गीय परिवार की कन्याओं के लिए, मध्यम और उच्च वर्ग की संतानों के लिए, या किसी के लिए भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बिल्कुल राइट आंसर। शिक्षा कोई भी ले सकता है इंडिया के अंदर, सबके शिक्षा का समान रूप से अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रित किया जाता है। बात हो रही है विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, ये होता है विश्वविद्यालयों के अंदर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग एनसीईआरटी, बिल्कुल विद्यालय के अंदर एनसीईआरटी के द्वारा अकादमिक पक्ष का नियंत्रण किया जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नेपा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीईटी, ये होती है अलग होती है, ये भी शिक्षण के संबंधित। जबकि इसका राइट आंसर होगा एनसीईआरटी, बिल्कुल विद्यालय स्तर पर हमेशा एनसीईआरटी अकादमिक पक्ष को नियंत्रित करती है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई। देखो वर्तमान में शिक्षा पद्धति चलती है ना लॉर्ड मैकाले वाली, ये यही है 10+2+3, अर्थात पहले 10वीं करो, फिर 12वीं करो, फिर बीए करो। वो एक अकबर इलाहाबादी का एक शेर है शायद, कि जिंदगी में 12वीं किए, बीए किए, नौकरी की, फिर मर गए, कुछ ऐसा। तो इसमें क्या पूछा गया कि 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति की गई थी। कोठारी कमीशन द्वारा, मुदालिर कमीशन द्वारा, राधा कृष्ण कमीशन द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए 10+2 शिक्षा नीति ये आई थी 1966 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन द्वारा, बिल्कुल कोठारी कमीशन है वो आया था 1966 में, जबकि ये तो है मैकाले वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन से परीक्षणों के द्वारा अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों को लिखने एवं उनकी जांच करने के लिए न्यूनतम यंत्रों की आवश्यकता होती है तथा बहुत कम व्यय साध्य होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो आप इस सीरीज का क्वेश्चन। देखो प्रश्न को ढंग से समझना है कि कौन से परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को लिखने एवं उनकी जांच करने के लिए न्यूनतम यंत्रों की आवश्यकता होती है तथा बहुत कम व्यय साध्य होता है। देखिए इस पे आप कौन से सोचना है मैं बाद में बताऊंगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी पेपर पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन सी व्यक्तित्व परीक्षण, ऑप्शन डी व्यक्तिगत परीक्षण। देखिए इसमें है ना आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, पक्की बात है। व्यक्तित्व परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण तो छोड़ दीजिए। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, उपलब्धि परीक्षण और पेपर पेंसिल परीक्षण। तो अधिकतर छात्रों का ऑप्शन बी होगा, जो कि गलत है। देखिए इसमें ऑप्शन ए होगा। अब कैसे होगा इसके बारे में समझते। उपलब्धि परीक्षण पूछा गया, इसमें है ना न्यूनतम यंत्रों की आवश्यकता और बहुत कम व्यय साध्य का मतलब क्या है। आप पेपर पेंसिल का उपयोग करोगे ना तो भी आपके अंदर पेपर और पेंसिल का यूज होगा, जबकि उपलब्धि परीक्षण में हमेशा न्यूनतम यंत्रों और बहुत कम व्यय साध्य होगा। कैसे आपने क्या हासिल किया, क्या अर्जित किया है, क्या सीखा है, उसके बारे में चाहे मॉक टेस्ट के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, जिसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल व्यय साध्य नहीं होता है। तो उपलब्धि परीक्षण इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, क्या सीखा है, इसके बारे में जानने में किसी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख फोकस या केंद्र बिंदु है। शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात मनोविज्ञान के अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान उसका फोकस बिंदु क्या होता है। अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना और उनका उपचार करना, व्यवहार संबंधी छोटी मोटी समस्याएं, तीव्र संवेगात्मक समस्याएं, मस्तिष्क एवं अन्य व्यवहार संबंधी जैविक क्रियाओं।
शिक्षा मनोविज्ञान का फोकस बिंदु होता है ऑप्शन ए, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 31 क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री। देखो श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी होती है? एक होती है श्रव्य सामग्री, श्रव्य हो गई जैसे रेडियो हो गया, ये हो गई श्रव्य। अब दृश्य कौन से हो गया? दृश्य में प्रोजेक्टर कह सकते हैं, ये दृश्य। जबकि इसमें क्या पूछा? श्रव्य दृश्य सामग्री जिसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, टेलीविजन, इसमें दोनों बातें होती। तो इसमें है कि श्रव्य दृश्य सामग्री है, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने वाली, स्वयं में साध्य नहीं है, शिक्षण की सहायक सामग्री नहीं है, छात्र को विषय वस्तु को उत्तम ढंग से समझाने के लिए उपाय नहीं करती है। बहुत अच्छे ऑप्शन दिए मेरे हिसाब से, आप इस पे आंसर सोचना, फिर मैं बताऊंगा। श्रव्य दृश्य सामग्री है। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट का मेरे हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने वाली, जबकि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वयं में शादी नहीं है। अब आप बोलोगे सर कैसे नहीं है, इसके बारे में समझिए। तो दृश्य श्रव्य की सामग्री है ना, ये हमेशा साध्य, इसमें पूछा साध्य नहीं, ये एक साधन है, कह सकते हैं ये एक माध्यम है किसी भी शिक्षण को सीखने के लिए। जबकि साध्य होता है लक्ष्य, टारगेट। हमारा टारगेट ये नहीं है दृश्य श्रव्य सामग्री, हमारा टारगेट है एग्जाम को क्लियर करना। तो ये है ना, दृश्य श्रव्य सामग्री एक साध्य नहीं है, ये एक साधन है। बिल्कुल ये हमारे परीक्षा के संबंधित जो हम जानना चाहते हैं या कोई भी जानकारी जानने के लिए एक साधन होता है, जबकि साध्य होता है वो मेन लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तभी तो ये पिछली BSTC में भी पूछा गया सवाल कि ये स्वयं में साध्य नहीं, बिल्कुल ये साधन है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि के साथ साथ, आर्थिक उन्नति के साथ साथ, समान वृद्धि के साथ साथ, सामाजिक सांप्रदायिक के साथ। बिल्कुल सामाजिक परिपक्वता बहुत जरूरी है, जो कि आजकल के छात्रों में बहुत कम देखने को मिलती है, जो कि ये किताबी कीड़े होने का कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं। जो कि इसमें सुधार भी हो रहा, सरकार बिल्कुल प्रयास कर रही है और जो नई शिक्षा नीति आई उसमें बिल्कुल इस पर ध्यान भी दिए गए। तो इसमें पूछा क्या है कि सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आयु में वृद्धि नहीं कह सकते, ठीक बात है, मतलब नॉर्मल है। आर्थिक उन्नति भी ठीक है, इतना ही। सामाजिक संप्रदाय भी समान वृद्धि के साथ साथ, अर्थात शारीरिक मानसिक जितने भी विकास होते हैं, चाहे सामाजिक हो विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक विकास हो, समान वृद्धि के साथ साथ ही सामाजिक परिपक्वता आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए फिर से प्रश्न पूछ लिया अच्छा वाला, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको मानसिक रूप से झंझोड़ने के लिए पूछे जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका दिमाग खुलता है और इससे आप बड़ा सोच पाते हो। क्या क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके कक्षा का एक प्रतिभाशाली छात्र कुसंगति में पड़ गया है, आप उक्त छात्र के अध्यापक होने के नाते क्या उपाय पसंद करें? अभी आपको अध्यापक बना दिया गया है, इसलिए आपको अग्रिम बधाई है। चलिए इस पे ऑप्शन पे बात करते हैं। आप उक्त छात्र पर नजर रखेंगे, स्टाफ रूम में बुलाएंगे तथा समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप उक्त छात्र को बराबर समझाने का प्रयास करेंगे, अनुकूल परिवर्तन न होने पर उसके माता पिता और प्रधानाचार्य को बता देंगे। आप उक्त छात्र को शारीरिक दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, आप उसे कक्षा में तिरस्कृत भाव से देंगे। तो ये ऑप्शन तो करना ही है ना, दंड वाली सोच नहीं है, वो बुरी संगति में पड़ गया है जरूर, और आपको बताना भी किसी को नहीं, क्योंकि आपको अपने स्तर पे कार्य करना, ये प्राथमिकता होती है, उसके बाद की बातें होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप उक्त छात्र पर नजर रखेंगे। बिल्कुल वो किस प्रकार को संगति में पड़ा या उस क्या हरकतें कर रहा है, वो किसकी वजह से करना, उसको जानेंगे, उसको बुलाएंगे, समझाएंगे और उसका समस्या को कारण तक पहुंचने का प्रयास करें। बिल्कुल मैंने बोला कि कोई भी समस्या होती है उसका कारण जरूर होता है, वो क्यों पड़ा, उसके कारणों को समझने, इसके पीछे कौन है जो इसको ऐसा करवा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यदि एक छात्र क्रीड़ा स्थल पर चल रहे क्रीड़ा उत्सव में सहभागिता करते हुए बेहोश हो जाता है, आप कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे? बिल्कुल आप व्यायाम प्रशिक्षण की मदद से उक्त छात्र का तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे तथा चिकित्सक से संपर्क करेंगे। आप उक्त छात्र की संभावित सहायता करेंगे और चिकित्सालय में भर्ती करा देंगे। आप प्रधानाचार्य को सूचित करके अपने दायित्व की पूर्ति करेंगे। आप घटनास्थल से बचकर पलायन कर जाएंगे ताकि आप किसी जिम्मेदारी से बच सकें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
इसमें होता है हमेशा प्राथमिक, कहते हैं प्राथमिक सहायता, हमेशा कोई भी अगर समस्या होती है, चोट है, उसका प्राथमिक उपचार करने का प्रयास कीजिए, जितना संभव हो सके आप कर सकते, उसके बाद में हॉस्पिटल पहुंचाए ताकि उससे जान बच सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप व्यायाम प्रशिक्षण की मदद से उक्त छात्र का तत्काल प्राथमिक सहायता करेंगे तथा चिकित्सक से संपर्क करेंगे। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपके एक निकट इष्ट संबंधी को गंभीर दशा में रक्त की तत्काल आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? आपका कोई संबंधी है, निकट स्थिति, उसको तत्काल रक्त की आवश्यकता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप तत्काल स्वयं का एवं परिवारजनों का रक्त परीक्षण कराएंगे, यदि रक्त मैच करता है तो तत्काल रक्तदान करेंगे। आप रक्तदान नहीं करेंगे किंतु पर्याप्त रक्त की व्यवस्था के लिए आप उसे ब्लड बैंक से खरीद लेंगे। आप मौके पर अनदेखी करेंगे, आप ऐसी परिस्थिति आने पर गंभीर बहाना बना लेंगे। देखो ये बात बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आप सामाजिक शैक्षणिक व्यक्ति हो, तो आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप तत्काल स्वयं और परिवारजनों का रक्त परीक्षण कराएंगे और रक्त मैच करता है तो उसकी तत्काल सहायता करेंगे, ये आपका परम धर्म होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए इसको आप, इस वीडियो को आपको एक दो बार देखना, क्योंकि एक बार देखेंगे तो आप सारे कॉन्सेप्ट डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे, एक दो बार देखेंगे तो आपके माइंड में चलते रहेंगे, जिससे आप अच्छा सोच पाएंगे। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि में यही होता है, क्योंकि देखिए इसमें शिक्षक का कार्य होता है कि आपको अच्छे से पढ़ाना इसको। तो मैंने जिसको इस टॉपिक को तैयार किया तो मैंने भी इसको अच्छे से पढ़ के आया, फिर मैंने कहा ताकि आपको अच्छे से अच्छा फायदा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि सामूहिक परिचर्चा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हुए जब आप समूह के कुछ सदस्यों से सहमत नहीं होते हैं तो किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, कोई सामूहिक परिचर्चा चलती है, कुछ मुद्दे होते हैं जिस पे सबकी सहमति नहीं होती, तो उस पर आप अगर सहमत नहीं है तो आप क्या करेंगे? उत्तेजनापूर्ण व्यवहार करेंगे, क्या जोर जोर कर चिल्लाएंगे, विरोध करेंगे, आक्रामक रवैया करेंगे, अपने पक्ष या तर्क का शालीनता से प्रस्तुतिकरण करेंगे, शांतिपूर्ण अनुसरण करेंगे? देखिए इस पर आप अपना एस्पेक्ट सोचिए कि आप इसके बारे में क्या, आप खुद को ले लीजिए। आप अगर कोई चर्चा कर रहे हैं, अगर बहस होती है या आप सहमत नहीं तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में सोचिए। आई होप सोच लिया होगा। इसका ऑप्शन होगा सी, अपने पक्ष या तर्क का शालीनता से प्रस्तुतिकरण करना। बिल्कुल, आपको ये कहना होगा कि मेरे हिसाब से इस पर ये राय होनी चाहिए, अगर आप इस पर सहमत नहीं हो तो ये आपकी राय है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात ठीक है, और अपने पक्ष पे मजबूत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी बिल्कुल के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? देखिए एनसीसी के अंदर टोली नायक जो मेन हेड होता है, उसके चुनाव के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए मेधावी छात्र को चुनेंगे, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र को चुनेंगे, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र को चुनेंगे, आर्थिक रूप से संपन्न छात्र को। देखिए इस पे आपके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा शारीरिक रूप से शक्तिशाली। देखिए मेधावी छात्र तो ठीक बात है, लेकिन आपके अंदर ये परिस्थिति दे दी आपको पहले कि एनसीसी के अंदर चुनना है, ना कि स्कूल का मॉनिटर चुनना है या कक्षा का मॉनिटर चुनना है। एनसीसी के अंदर तो आपको शारीरिक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, तभी वो संभाल पाएगा ना उसको, पूरे टोली को, उस कैडेट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये मतलब कह सकते हैं इस पे 3 नंबर मिलेंगे। और इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप शिक्षक दिवस का आयोजन किस प्रकार करेंगे? आप प्राचार्य बन चुके हो, बधाई हो, आपका प्रमोशन हो चुका है अभी अभी। ऑप्शन ए, छात्रों को उपहार भेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन बी, विद्यालय के किसी फंड से शिक्षकों को उपहार भेंट करेंगे। ऑप्शन सी, विद्यालय में छात्रों की मदद से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। ऑप्शन डी, छात्रों में शिक्षकों के प्रति सम्मान देने की भावना का विकास करेंगे। सोचिए, अपना दिमाग लगाइए क्या आंसर होता है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए, छात्रों को उपहार भेंट करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। छात्रों से ये मत करना चाहिए कि आप ये लाओ उपहार भेंट। विद्यालय के किसी फंड से शिक्षकों को उपहार, यहाँ पे शिक्षक दिवस की कंडीशन दी गई, अर्थात शिक्षकों को सम्मानित करना है। तो बिल्कुल आप प्राचार्य हैं तो आपको शिक्षकों को सम्मानित करना है, उपहार भेंट देना, और वो भी छात्रों से पैसे लेके नहीं, विद्यालय के किसी फंड से। बिल्कुल
आपको ये सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्यावसायिक निर्देशन का व्यक्ति की जिंदगी में महत्व है। व्यावसायिक निर्देशन, व्यवसाय का सही निर्देशन आपकी जिंदगी में कितना हेल्पफुल है। व्यावसायिक समायोजन में, व्यवसाय चयन में, व्यवसाय उन्नयन में, व्यावसायिक अवरोधन में, व्यावसायिक निर्देशन में देखो व्यवसाय चयन भी ठीक है और व्यवसाय समायोजन, इसका राइट आंसर होगा व्यवसाय, इसमें मतलब मेरे हिसाब से अच्छा होगा व्यवसाय उन्नयन। क्यों होगा? क्योंकि व्यवसाय उन्नयन का मतलब होता है अपने आप में उन्नति। आप अगर व्यवसाय के बारे में अच्छी जानकारी रखेंगे तो आप उस व्यवसाय को ग्रो कर पाएंगे। चयन करना तो आपने व्यवसाय कर रहे हो तो आपको चयन करना ही है कि मेरे को ये कर, लेकिन उस व्यवसाय के अंदर आपको निर्देशन होगा, अच्छी जानकारी होगी तो आप उस व्यवसाय को आगे बढ़ा पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद बालकों का भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, क्यों? बिल्कुल आज की कह सकते हैं बहुत बड़ी समस्या है। देखो शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन मिल रहा है और बहुत सारे ज्ञानी भी है, ऐसी बात नहीं है। सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद बालकों का भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, बालकों का भविष्य अंधकार में है। हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है इस बारे में सोचिए आप। आजकल प्रतियोगिता अत्यधिक कठोर हो गई है, सरकारी सेवा में रिक्तियां और नियुक्तियां बहुत कम है। आजकल शिक्षा एवं व्यवसाय दोनों का राजनीतिकरण हो चुका है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहता है। देखिए आजकल प्रतियोगिता अत्यधिक कठोर हो गई है, सरकारी सेवा में रिक्तियां और नियुक्तियां बहुत कम है। देखो ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि शैक्षिक और यहाँ पर व्यावसायिक निर्देशन की बातें की तो सरकारी रिक्तियों से इसका क्या लेना देना है। आजकल शिक्षा और व्यवसाय का राजनीतिकरण हो चुका है, ये हो चुका है नहीं हो चुका इस पे बारे में आपको नहीं सोचना। आजकल प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बात भी सत्य है कि नौकरी चाहता है, लेकिन आजकल सरकार स्टार्टअप को बहुत महत्व देती है और ज़रूरी नहीं है जो सरकारी नौकरी प्राप्त हो वही सक्सेस है, जो आप प्राइवेट स्टार्टअप में भी सक्सेस हो सकते हैं। तो इसका कह सकते हैं कि आजकल प्रतियोगिता अत्यधिक कठोर हो गई, चाहे वो कॉम्पिटिशन के लेवल पर देखा जाए, चाहे स्टार्टअप में देखा जाए, क्योंकि अच्छा कंटेंट होगा ना तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। इसीलिए तो मैंने जी तोड़कर मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, इसकी बजाय कि छोटी छोटी क्लासें दिन भर भरते रहो, उसकी बजाय अच्छे अच्छे लेसन लिए जाए या एक लंबी सीरीज ली जाए तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि मेरा टैक्टिक यही था और मैं भी इसी लेवल से पढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व है। शिक्षण व्यवसाय का अध्ययन में रुचि, आकर्षक व्यक्तित्व, राजनीतिक प्रभाव और गेरुआ रंग। देखो ये तो कोई बात नहीं हुई रंग कैसा है या राजनीतिक प्रभाव कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। शिक्षण व्यवसाय का मतलब होता है आपको अध्ययन में रुचि होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। बिना रुचि के आपकी ज़िंदगी में रुचि नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्राइवेट प्रबंधन कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है, ये बात हुई ना। प्राइवेट प्रबंधन कमेटी द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर, विद्यालय की साज सज्जा की मेंटेनेंस पर, शिक्षक गुणवत्ता के उन्नयन पर, विद्यालय की आर्थिक प्रगति पर। प्राइवेट प्रबंधन कमेटी बिल्कुल छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर, बिल्कुल छात्रों के अंदर यही होता है कि आपको अंदर टॉप करना है, आपको एग्जाम में टॉप करना है, आपको किताबी, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है न कि उनके व्यक्तित्व पर। या तो सबसे राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कक्षा कार्य। देखिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी जितने भी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी यूज हुई है, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड हो, चाहे स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेज हो, इसके माध्यम से अध्यापक का कक्षा कार्य सरल हो गया है, कठिन हो गया है, बढ़ गया है, वैज्ञानिक हो। बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से एक रिसर्च लेवल पे शिक्षक का कार्य हो गया है कि आपको बच्चों को उसके जो भी आप सिखा रहे हो उसका उसके जीवन में फायदा होना चाहिए, अर्थात ये वैज्ञानिक हो गया। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बीएड में सूक्ष्म निरीक्षण, अभी मैंने बात की ना, माइक्रो टीचिंग या माइक्रो लेसन आवश्यक है विभिन्न कौशल के विकास हेतु, पृष्ठ पोषण हेतु, पाठ योजना पूर्ण करने हेतु, स्वयं मूल्यांकन हेतु। देखिए इसका आंसर सोचिए क्या है। बीएड में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है।
बिल्कुल विभिन्न कौशलों के विकास हेतु आप जो भी स्किल सीख रहे हो ना, उसके लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। देखिए, पृष्ठ पोषण होता है संप्रेषण। अब कह रहे हैं संप्रेषण होता है तभी पृष्ठ पोषण होता है। अभी बात हुई थी हमारी, संप्रेषण का मतलब हो गया जो भी फीडबैक होता है वो अच्छे ढंग से आता है, तो वो पृष्ठ पोषण हो गया उसका। और पाठ योजना तो होता है कि इसमें क्रमबद्ध अध्ययन करना। पाठ योजना का मतलब होता है, ये प्रश्न आ सकता है, क्रमबद्ध अध्ययन करना। जबकि बीएड में सूक्ष्म परीक्षण होता है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट होता है, तभी तो माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि, ये भी एक साइकोलॉजी की विधि है, से छात्रों में विकसित किया जा सकता है। स्व अन्वेषण की क्षमता को, चिंतन की प्रवृत्ति को, कल्पना शक्ति को, उपयुक्त सभी को। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि, बिल्कुल स्व अन्वेषण की क्षमता बिल्कुल विकसित होगी, चिंतन की प्रवृत्ति होगी, कल्पना शक्ति, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मस्तिष्क आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप एनएसएस के माध्यम से स्लम बस्तियों में कार्यक्रम चलाना पसंद करेंगे। एनएसएस कार्यक्रम होता है शिक्षा के अंदर, टीचिंग के अंदर, तो उसके माध्यम से आप स्लम बस्तियों में कार्यक्रम चलाना पसंद करेंगे। साक्षरता का, स्वच्छता का, स्वास्थ्य सजगता का, राजनीतिक सक्षमता का। देखिए मैंने आपको बताया ना कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो आपको जो भी जिस भी एक्सपेक्ट में बात करनी है वो शिक्षा के एक्सपेक्ट बात करनी है, अर्थात आप साक्षरता से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है? बिल्कुल जो प्रभावशाली शिक्षक सामग्री होनी चाहिए, कार्यशील मॉडल या चार्ट बना के पढ़ाना, या प्रोजेक्ट या सीधा अनुभव। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीधा अनुभव। आप किसी भी छात्र को सीधा अनुभव से, यानी जो भी प्रैक्टिकल है उसको आप रियलिटी में करवा के समझाते हैं ना, तो वो अच्छे से समझ में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीधा अनुभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल विधि से, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, ऑप्शन सी श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, ऑप्शन डी नाटकीय तरीके से। बिल्कुल मैंने बताया कि छात्रों को हमेशा आप पढ़ाते हो ना, तो उसको एक नाटकीय ढंग से पढ़ाना चाहिए। और अगर भूल सुधार हो ना, तो ना तो उसको डांटना चाहिए, ना कठोरता से समझना चाहिए, ना किसी की दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। हमेशा कोई भी भूल सुधार होता है तो उसको नाटकीय ढंग से समझाओगे ना, तो वो बालक उसको सुधार भी कर लेगा और उस पर पॉजिटिव थिंकिंग भी रखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आधुनिक युग में अध्यापक का आशय है, आजकल के युग में अध्यापक का व्हाट इज द एस्पेक्ट, आधुनिक युग में अध्यापक का आशय है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास करना, वेतन प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने की कार्य कुशलता पैदा करना, शिक्षार्थी को शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना। बिल्कुल ये भी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे ऑप्शन दी। आधुनिक युग में विद्यार्थी का बहुमुखी विकास करना, बिल्कुल इसका ऑप्शन होगा ए, राइट आंसर। बहुमुखी विकास हो गया मतलब, देखिए ये भी ठीक है कि शिक्षार्थी को शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना, लेकिन बहुमुखी होता है उसका सामूहिक रूप से या संपूर्ण विकास कर सकते, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे बौद्धिक रूप से हो, चाहे संज्ञानात्मक रूप से हो, चाहे वो संवेगात्मक रूप से हो, चाहे वो भाषात्मक विकास हो, चाहे संप्रत्यात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, संपूर्ण विकास होगा ना बालक का, यही आजकल के आधुनिक अध्यापक का आशय होना चाहिए। बिल्कुल तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं और अभी आपको बहुत मजेदार क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न 50, मानचित्र पढ़ने की कला समझाने में बच्चों को सबसे पहले किस बात का बोध कराना चाहिए? अगर आप भूगोल के शिक्षक है या आप बच्चों को मानचित्र संबंधी जानकारी दे रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या बताना चाहिए? मानचित्र पर दिशाओं को, भूमध्य रेखा को, पैमाने को, या रंग के अर्थों को। देखिए आप छात्र को सबसे पहले मानचित्र के बारे में शुरुआती दौर में बता रहे, तो आपको सबसे पहले मानचित्र की दिशा ज्ञान होना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि किसी भी अगर भौगोलिक क्षेत्र को समझते हो ना, या भौगोलिक स्थिति, तो उसका दिशा ज्ञान होना चाहिए। तभी तो हम सबसे पहले कहते हैं कि
ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ पूर्व होता है, इस तरफ पश्चिम होता है। तो सबसे पहले छात्र को मानचित्र की दिशा ज्ञान होना चाहिए, तभी उसको समझ आए कि कौन सा देश किस क्षेत्र में है, पूर्वी राष्ट्र कौन से है, पश्चिमी राष्ट्र कौन से है, दक्षिण एशिया कौन सा है। तो अगर उसको दिशा ज्ञान करोगे तो सबसे पहले यह करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर आपका क्लास ले रहे हो या पढ़ा रहे हो और कोई छात्र है जो पीछे बैठ के चित्र बना रहे हैं तो आप उस पर क्या रिएक्शन देंगे? आपने उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे, उसे समझाएंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। बिल्कुल, जब आप फ्री समय में होंगे क्लास में तो आप उस छात्र को बाकी लोगों को बताओगे उस छात्र के बारे में, उसकी प्रतिभा को उजागर करोगे, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि प्रतिभाएं बहुत सारी है। अपने देश का भी दुर्भाग्य होता है कि बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी होती है जिनको सही मंच नहीं मिलता था, इसकी वजह से वो दब जाती है। और अगर सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मंच मिला जाए ना, अपनी उनकी प्रतिभा को उजागर करने का अगर अवसर मिला जाए तो बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो दुनिया में नहीं है। अगर आप उसकी प्रतिभा को, उसके आर्टिस्ट को उजागर करोगे तो हो सकता है वो निहाल चंद बन जाए और बनी ठनी का रूप बना दे, निहाल चंद। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए फिर से आपको अच्छा क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं, वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्याम पट पर लिख देते हैं, जो कि बचपन में हमसे बेहतर कौन जान सकता है। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से निपटेंगे? आप शिक्षक हैं, आपके छात्र, सभी छात्र नहीं कह सकते, कुछ छात्र होते हैं जिनको अपवाद कहा जाता है, जो कि कक्षा में हर क्लास में ऐसे पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि शिक्षक की अनुपस्थिति में श्याम पट पर शिक्षक के प्रति कुछ अशोभनीय बातें लिख देते हैं और आप उस श्याम पट देखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता कि ऐसी हरकत किसने की। तो आप उस पर क्या निर्णय लेंगे? क्या आप उसको देखते रहोगे या कुछ निर्णय भी लोगे? तो इस पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस पर ऑप्शन है, आप कक्षा के नायक को अपने विश्वास में लेंगे और ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। नायक अर्थात क्लास का मॉनिटर। आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे। आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रधानाचार्य को सूचना भेज देंगे कि इनको सबको अड़काओ। नहीं, देखिए ऑप्शन ए हो सकता है कि आप कक्षा के नायक को अपने विश्वास में लेंगे, लेकिन किसका भरोसा करे? मॉनिटर, उसको भी तो अपना दबदबा रखना है, वो कैसे दुश्मनी ले ले सबसे। तो इसकी बजाय आप ऑप्शन बी सही होगा, आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे। बिल्कुल, और आकस्मिक निरीक्षण करना ही हमेशा शिक्षकों की, जैसे छात्रों की गलतियों को पकड़ा जा सकता है। आप उसको ऐसे एंगल में देखेंगे कि कौन सा छात्र कैसी हरकत कर रहा है और उसको अच्छे से जांच पाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। क्लास का नेता तो शिक्षक ही होता है, और सामाजिक परिपक्वता नेता की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। क्या नेता को अनिवार्य रूप से सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए? ऑप्शन ए असहमत है, ऑप्शन बी कम सहमत है, ऑप्शन सी पूर्ण सहमत है, ऑप्शन डी संभव। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल पूर्ण सहमत। अगर व्यक्ति सामाजिक होगा ही तो वो सामाजिक रूप से सभी को समझ पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली क्यों है? वही भाई साहब मैकाले वाली प्रणाली। शिक्षा से मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग होने के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सी, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। क्योंकि वर्तमान में क्या होता है कि लोग हमें जैसे
होता नहीं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिला, बर्तन में ये कर लेता मेरे अंदर को, कहते हैं ना कि मेरे को सही मार्गदर्शन नहीं मिला। तो लोग पहले कहते हैं कि आप 10th कर लो फिर आपकी लाइफ सेट है, फिर कहते हैं 12th कर लो लाइफ सेट है, फिर कहते हैं ग्रेजुएशन कर लो लाइफ सेट है। उसके बाद में पता चलता है कि उसको करना क्या है। हकीकत यह होता है कि आजकल के छात्रों को BA करते हैं फिर भी उनको पता नहीं होता कि उनको लाइफ में करना क्या। तो बिल्कुल शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए तो बेरोजगारी बढ़ती है। वो शुरुआती रूप से कोई टारगेट लेके चलते ही नहीं है, जिस राह से भीड़ चलती है उस राह से ही चल देती है। यही एक इसका मोस्ट रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा। अच्छा कोट है। इस कथन पर आपका क्या आशय है? जो आजकल के बच्चे, ऐसा कहा जाता है कि जैसे शिक्षक को कहते हैं कि आप भावी राष्ट्र का निर्माता हो, और बच्चों को कहते हैं कि आप देश को संभालने वाले बनोगे, यानी कि आने वाले भविष्य में ये देश आप ही के कंधों पर है। तो ऑप्शन ये है, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, बच्चों को स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। बिल्कुल इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के समुचित विकास पर। अगर बच्चे का शारीरिक, मानसिक और समुचित विकास होगा ना, तो ही वो आगे जाके विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को संभाल पाएगा। उसके दायित्व, उसकी जिम्मेदारी क्या है उसको बताना चाहिए, तभी वो बच्चा देश संभाल पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फ्रोबेल का शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई साहब, और अच्छे वाले आते हैं, तगड़े वाले टकराते हैं। फ्रोबेल का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान क्या था? व्यावसायिक स्कूलों खोलना, या स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी देना, पब्लिक हाई स्कूल, किंडरगार्टन, खेल स्कूल। फ्रोबेल का शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल इसका ऑप्शन होगा ए राइट आंसर, व्यावसायिक स्कूल। फ्रोबेल का मानना है कि बच्चों को शुरुआती दौर से व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके भविष्य में द्रुत गति से अपना व्यवसाय या अपने कार्य में लग जाए। यही होता है। जैसे इंडिया में कहा जाता है कि लगभग 40 से 45% जनसंख्या ऐसी है जो कि कोई भी कार्य नहीं करती, अर्थात बैठी बैठी खाती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों है ऐसा। चाइना में क्या होता है, क्योंकि कहते हैं कि चाइना बहुत डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग हो रहा है, या कहते हैं डेवलप हो चुका है, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ पर है कि जेंडर इक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी बहुत कम है, यानी कि लिंग भेद बहुत कम होते हैं। वहाँ पर बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबको समान रूप से शिक्षा मिलती है, व्यावसायिक शिक्षा होती है, और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ में भी व्यवसाय शुरू करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लगभग है ना, वो खुद का सेल्फ व्यवसाय करते हैं। जापान में भी ऐसा देखा जाता है कि 15 साल के बाद में बच्चे USA में अपने खुद के खर्चे से अपना सारा व्यवसाय खड़ा करते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा बहुत कम है, नहीं के बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यावसायिक स्कूल। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपकी शिक्षा सफल है यदि, यानी कि आप जो शिक्षा करवा रहे हो बच्चों को वो सफल है यदि उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, उससे आपको संतोष प्राप्त होता है, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है। देखिए संतोष ठीक बात है, सम्मान तो चलो हो जाएगा, अच्छा काम करोगे तो आपका कर्मों से आपका सम्मान मिलता है, नौकरी भी मिल जाएगी, उससे दूसरों को लाभ मिले। बिल्कुल हम जो करते हैं, जो शिक्षा में हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जो पढ़ाते हैं उससे अधिक से अधिक दूसरों को लाभ होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि रास्ते में दो लोग लड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या साइड में जाके वीडियो बनाओगे या उसको अच्छी से फाइटिंग देखेंगे? ऑप्शन ए, उनके झगड़े का कारण पता करेंगे, उनके लड़ने को बंद कराने का प्रयास करेंगे, दूसरे लोगों से उनके बारे में पूछताछ करेंगे, अपने रास्ते चलते बनेंगे। क्या आप पतली गली को देखो? देखिए मैंने कहा ना कि कोई भी समस्या होती है उसका कारण जानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि दो लोग लड़ रहे हैं तो आप कारण जानोगे तब तक वो निपट जाएंगे। उससे लड़ने को बंद करने का प्रयास, सबसे पहले उनको रोकोगे कि भाई साहब जो भी समस्या हो पहले आप लड़ाई बंद कीजिए। दूसरे लोगों के बारे में पूछताछ करोगे, जाओगे भाई साहब ये क्यों लड़ रहे हैं, कब तक लड़ेंगे, कितना टाइम लड़ेंगे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके लड़ने को बंद कराने का प्रयास। सबसे पहले जो प्राथमिक काम होता है उसको करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आजकल छात्र पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, क्यों? क्या वो शॉर्ट्स में, रील्स में बिजी है? चलिए ऑप्शन पे आते हैं।
वे पढ़ने के महत्व को नहीं समझते, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते हैं, उनके घर में कोई नहीं पढ़ता है, वे जानते हैं कि वर्तमान में पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, पेपर तो बसों में सोल हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आजकल के छात्रों को पढ़ने का महत्व पता नहीं है कि पढ़ाई का असली महत्व क्या है, इसीलिए यही देखा जाता है कि छात्रों को रुचि पैदा नहीं हो पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह अध्यापक सफल माना जाता है जो खूब ट्यूशन कराता है, जो अपने कार्य के प्रति निष्ठा के लिए याद किया जाता है, जो कार में बैठ कर जाता है, जिनकी पदोन्नति जल्दी जल्दी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो अपने कार्य या अपने कर्तव्य के प्रति याद किया जाता है, जो अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाता है, जो उसके अंदर व्यावसायिक निष्ठा होती है, जो उत्तरदायित्व का भाव होता है जो अपने कार्य के प्रति, उसी की वजह से वो अध्यापक सफल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत। पुत्र के लिए वधू के बहुत से प्रस्ताव आपके सम्मुख है। देखिए यहाँ क्या कहा कि पुत्र के लिए वधू, यानी कि आपका पुत्र है। सर आप बोलोगे अभी तो सर मेरी शादी नहीं हुई और मेरे पुत्र की वधू की बात की जा रही, तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आपको ये कंडीशन दी। तो पुत्र के लिए वधू के बहुत से प्रस्ताव आपके सम्मुख है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप उन प्रस्तावों पर विचार करेंगे जो संपन्न घर की हो, वधू सुशिक्षित है तथा किसी जॉब को कर रही है, परिचित परिवार की सुशिक्षित कन्या हो, बड़े पद पर आसीन व्यक्ति की कन्या हो जिससे आपके पुत्र का करियर चमक सके, अभी खुद का करियर चमकाओ। तो इसका राइट आंसर देखो ऑप्शन बी भी हो सकता है और सी, लेकिन अगर है ना 3 नंबर लेने ना तो ऑप्शन सी सही होगा। बोलोगे कैसे? परिचित परिवार की सुशिक्षित कन्या होती है। ऐसा कहा जाता है कि पानी पियो छाण के और रिश्ता करो जान के। अगर परिचित परिवार की होगी तो आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, उनके बैकग्राउंड को समझ पाएंगे और वो रिश्ता अधिक समय तक या 7 जन्मों तक बिल्कुल चल पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब बालक क्रोध में हो तो शिक्षक को उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई मुंह फुला के बैठा है तो शिक्षक क्या उसको देखता रहेगा या कुछ रिएक्शन भी देगा? क्रोध को शांत करने के लिए तत्काल उपाय किए जाए, क्रोध को दमन देने के लिए कठोर दंड दिया जाए, क्रोध को शांत करने के लिए उसे पर्याप्त भावनात्मकता प्रदान की जाए, क्रोध को शांत होने पर बालक से उसका कारण पूछे जाएंगे। अरे भाई साहब, कारण तो जब पूछोगे जब वो शांत होगा। अभी वो क्रोध में है, वो हो सकता है खुद को नुकसान पहुंचा ले, सामने वाले को नुकसान पहुंचा ले, सिर में टींचे कर दे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्काल उपाय करने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल, अगर वो क्रोध में है तो उसका तत्काल उपाय किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शिक्षक का जीवन होना चाहिए, कैसा होता चाहिए? हकीकत में भावनाओं में नहीं बोला, मैंने बोला ना हमेशा ऐसे सवालों में भावनाओं को भाड़ में जाने दीजिए, अपने भाव को समझिए। शिक्षक का जीवन होना चाहिए वैभवपूर्ण, संतोषपूर्ण, त्यागपूर्ण और भौतिक सुखों से परिपूर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा संतोषपूर्ण जीवन होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षक हमेशा संतुष्टि होना चाहिए, उसके अंदर व्यवसाय के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। कहते हैं संतुष्टि परम धर्म, अर्थात उसके लाइफ में पूर्णतः संतोष देखना चाहिए, तभी वो सामाजिक रूप से डील कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और उम्र के अंतिम पड़ाव तक सीखा जा सकता है। बिल्कुल, और शिक्षा को आजीवन मान सकते हैं। शिक्षा में जैसे होता है व्यावसायिक शिक्षा होती है, प्रौढ़ शिक्षा है, चाहे नैतिक शिक्षा है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा है, चाहे धार्मिक शिक्षा है, हमेशा जिंदगी भर ये सीखते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि निस्संदेह रूप से ऑप्शन डी राइट आंसर है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, यानी कि बेटियां पढ़ती है तो कहते हैं ना कि 2 परिवार पढ़ते हैं, संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। इस पर आपकी क्या राय? सदैव, प्राय, संभवतः, नहीं। देखो ये सारे ऑप्शन होते हैं, प्राय, सदैव, संभवतः, ये लगभग मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इनमें भी क्या होता है, कोई 3 नंबर का होता है, कोई 2 देता है, कोई 1 दे जाता है। तो आपको हमेशा 3 पे नजर रखनी है। तो इसका आंसर होगा सदैव। बिल्कुल, लड़कियां हमेशा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। लड़कियां पढ़ती है तो उसका परिवार एजुकेटेड होता है, उसके अंदर जागरूकता होती है लोगों के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाती है। प्रत्येक बालिका में शिक्षण के गुण नैसर्गिक रूप से विकसित होते हैं। देखिए
अच्छा क्वेश्चन है, इस पे लोगों के अलग अलग मतभेद होते हैं, लेकिन प्रत्येक बालिका में शिक्षण के गुण नैसर्गिक रूप से विकसित होते हैं, आवश्यक नहीं, सदैव, पराय, कभी कभी। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी करना, सदैव करना। देखिए, बालिका में शिक्षण के गुण, शिक्षा का मतलब यही नहीं होता कि आपके अंदर जो पाठ्यक्रम की वो शिक्षा है। शिक्षा के अंदर सामाजिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, मानसिक शिक्षा है, सभी प्रकार की शिक्षाएं आती है। और बालिका हो चाहे बालिका हो, छात्र, यहाँ पे बालिका दिया गया। धीरे धीरे रूप से जो सामाजिक रूप से हमारे बुजुर्गों को देख लो, कई सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है या जो कम शिक्षित है, फिर भी उनके अंदर कितनी अच्छी सामाजिकता होती है, वो कितनी अच्छे से रिश्तों को संभाल पाते हैं बजाय आज के शिक्षित लोगों के। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि समय के साथ साथ सामाजिकता में रहने से नैसर्गिक गुण उनके अंदर विकसित होते हैं। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देश की प्रगति में स्त्री का योगदान पुरुष से कम नहीं होता। बिल्कुल, कंधे से कंधा मिला के चलती है स्त्री। इस पे आपकी क्या राय है? निस्संदेह, बहुधा, कभी कभी, शायद। अब आप कहोगे सर ये बहुधा क्या होता है? बहुधा का मतलब होता है कि सामान्यतः या ज्यादातर। जैसे निस्संदेह नहीं होता, तो जैसे बहुधा, अगर कोई काम होता है कि ज्यादातर ऐसे होता है बहुधा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए करना। निस्संदेह रूप से देश में स्त्रियों का योगदान बहुत ज्यादा है, और भारत में भी इस पर बहुत जोरों शोरों से सरकार काम करने की, महिला शिक्षा को बढ़ाया जाए और सभी को समान रूप से माना जाए, ताकि देश का भी इसमें विकास होगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे। आप शिक्षक है, आप बालिकाओं को किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे? स्वावलंबी बनाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए, या विवाह न करने के लिए? ऐसी भाई साहब ज्ञान मत देना। आप शिक्षक है, आप बच्चों को किस प्रकार मोटिवेटेड करेंगे? तो उनको स्वावलंबी बनाओगे। स्वावलंबी का मतलब होता है आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना और ना ही किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना है। बिल्कुल, स्वावलंबी बनाने के लिए कहोगे और दृढ़ता से लिए हर समस्या का लड़ने के लिए कहोगे। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप वरिष्ठ छात्राओं को प्रेरणा देंगे कि वे समय निकालकर पिछड़ी बस्तियों में जाए और लोगों को इस प्रकार का संदेश दे। वरिष्ठ छात्राओं से कहेंगे साक्षर बनाए, स्वच्छता से रहना सिखाए, खाली समय का सदुपयोग करना बताए, स्वास्थ्य संबंधी जागृति करें। देखिए, यहाँ पर भी आपके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, आप दिमाग में सोचिए फिर बता रहा हूँ। साक्षर बनाए अच्छी बात है, क्योंकि आप शिक्षा से संबंधित बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इससे भी अच्छा ऑप्शन और दे रखा है। वो कौन सा है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है कि आपके दिमाग में 2-3 या ज़्यादातर कह सकते हैं 2 आंसर चलते हैं कि सर ये भी हो सकता है, ये भी। लेकिन यहाँ पे तभी तो 3 नंबर 2 नंबर दिए, वरना एक ही देते ना कि इसमें एक राइट है बाकी गलत है। क्योंकि आपको अच्छे से अच्छा सोचना है, आप एक राष्ट्र निर्माता बनने जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा खाली समय का सदुपयोग करना। क्यों? क्योंकि साक्षरता में होता है, हो सकता है साक्षर बनाए, किसी की परिस्थिति ऐसी नहीं हो कि वो सिर्फ साक्षरता पे ही ध्यान दे, उसको और भी तो काम करने। तो इसमें खाली समय जैसे आ सकता है कि खाली समय का सदुपयोग करने के लिए वो साक्षर भी हो, यानी पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकता है। उसकी अगर कुछ आवश्यकताएं होती है तो उसके लिए वो आत्मनिर्भर बन सकता है, वो कार्य कर सकता है, वो जॉब प्राप्त कर सकता है, या कोई जॉब शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है। यानी कि खाली समय होता है उसका सबसे ज़्यादा सदुपयोग करना, इसके बारे में बताना, ये ज़्यादा रिलेवेंट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो पाठ्यक्रम आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? बिल्कुल, साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समय लूंगा, उसे पढ़ाने से छोड़ दूंगा, छात्रों को उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा, विषय को समझने हेतु स्वाध्याय करूँगा। बिल्कुल। देखिए, हम लोग भी आते हैं ना तो अच्छे से तैयार करके आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर विद्यार्थियों को बिना गलती के, देखो गलती हो जाती है मानव की, लेकिन फिर भी है ना, तैयारी करने का मतलब होता है कि आप अगर अच्छे से प्रोवाइड करोगे तो लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और लोग आपसे जुड़ेंगे, उनको फायदा होगा। और हमारा मोटिव ये होता है, हमने प्रश्न में पढ़ा था कि एक शिक्षक का दायित्व ये होना चाहिए कि सामने वाले लोगों को, आप जिनको भी शिक्षा देते हो, उनको अधिक से अधिक फायदा होना चाहिए। तो बिल्कुल स्वाध्याय करके जाना चाहिए। आप शिक्षक बनोगे तो आपको हमेशा जब भी आप क्लास में जाओ तो अच्छे से जाए, टॉपिक कितना भी ईजी होता है तो हमेशा उसको अच्छे से देख कर जाना चाहिए, ताकि आप विद्यार्थियों को गलत शिक्षा हमेशा नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उसी को लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि कौन शिक्षण अध्यापक का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ सकता है या किसको लेना चाहिए? जो शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्हें कहीं अन्यंतर नौकरी नहीं मिल रही है, जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है?
शिक्षण प्रशिक्षण, बीएड की, पीएचडीसी की, डीएलएड 2 इयर्स 4 इयर्स, इस पे बात हो रही है। तो शिक्षण, अध्यापक शिक्षण किसको लेना चाहिए? जो शिक्षक बनना चाहते, बिल्कुल जिनको ज़रूरत है वही तो पढ़ेंगे ना। जो शिक्षक नहीं है वो क्यों, उसको ज़रूरत नहीं है। जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको कोई शिक्षण प्रशिक्षण लेना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करेंगे? सुंदर छात्रों को, अमीर छात्रों को, अनुशासन प्रिय छात्रों को, अध्ययन में रुचि रखने छात्रों? बिल्कुल, आपकी भावनाएं कहीं भी बह रही हो, आपको ऑप्शन डी करना। अध्यापन में रुचि रखने वाले छात्रों पर आपकी पसंद कह सकते हो, आपकी रुचि ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल, देखिए औपचारिक शिक्षा होती तो उस पे कह सकते हैं विद्यालय का, क्योंकि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा बिल्कुल परिवार में समाज के अंदर रहकर ही आप अच्छे से सीख पाते हो, तो इस पर आप पूर्ण रूप से सहमत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपकी कक्षा में 3 धनवान छात्र पढ़ते हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा है? उनका प्रत्येक परिस्थिति में विशेष ध्यान रखेंगे, उनसे घृणा करेंगे, निष्पक्ष व सामान्य व्यवहार करेंगे, कभी कभी अतिरिक्त पुस्तकें खरीदने हेतु प्रोत्साहित करेंगे? तो इसका बहुत अच्छा आंसर होगा ऑप्शन सी, निष्पक्ष और व्यवहार। बिल्कुल, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी प्रकार के या किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति हो, आपको, आप शिक्षक होने के नाते निष्पक्ष और सामान्य रूप से व्यवहार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। परीक्षा परिणामों के सुधार हेतु छात्रों में परस्पर संबंध होने चाहिए। परीक्षा परिणामों को लेकर के छात्रों के अंदर किस प्रकार के संबंध होने चाहिए? प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतियोगितात्मक, सामान्य, गुट आधारित तो होना ही नहीं चाहिए। और 2 ऑप्शन पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता का मतलब क्या है? देखो, प्रतियोगिता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है और वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा हमेशा पॉजिटिव होती है और प्रतिस्पर्धा ही होनी चाहिए कि हमें ग्रोथ करनी है। अगर वो कर रहा है तो उसको गिरा के ग्रोथ नहीं करनी, उससे आगे बढ़ के या उसको साथ लेके हमें ग्रोथ करनी है, ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्तमान में अध्यापकों को समय नहीं मिलता, आते पुस्तकें खरीदना व्यर्थ है, तो वो कहाँ जाते हैं? पुस्तकें अध्यापकों की पूंजी है, पुस्तकें अध्यापकों की सच्ची मित्र है, अधिकांश अध्यापक अपनी आय का एक भाग पुस्तकों और मैगजीन खरीदने पर व्यय करते हैं। देखिए ऑप्शन, वर्तमान में अध्यापकों को समय नहीं मिलता, क्या वो ड्रीम 11 पे जाते हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल शिक्षक हो आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल, तो इसमें ऑप्शन ए ही सही नहीं है, क्योंकि बाकी सही है। देखो, इसमें अध्यापकों को समय नहीं मिलता, ऐसा तो है नहीं, अध्यापक का काम ही होता है पढ़ना पढ़ाना। पुस्तक अध्यापक की पूंजी है, बिल्कुल सच्ची मित्र है, और अध्यापक का एक भाग खर्च होता है क्योंकि उसको मैगजीन अधिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए खरीदनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से कौन से कथन से आप सहमत हैं? अनुशासन स्थापित करने के लिए अध्यापक को कठोर होना चाहिए। अनुशासन संबंधी समस्या के लिए अध्यापक उत्तरदायी नहीं है, वो कहते हैं कि धैर्य जानो जरा काम जाने। अनुशासन रखना समस्या नहीं है, जबकि अधिकतर अध्यापकों को यह कहना है कि एक बड़ी समस्या, मतलब अनुशासन समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, क्या बात करें। सदैव अनुशासन की समस्या को गंभीर बनाने की अपेक्षा सरलता से सुलझा लेना चाहिए। बिल्कुल, साधारण अनुशासन होता है, उसमें अगर कोई समस्या होती है छोटी मोटी, उसको गंभीर बनाने के बजाय उसको एक सॉफ्टनेस के साथ में सुलझा लेना चाहिए। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए भाषा को समझना महत्वपूर्ण है, अतः मैं महसूस करता हूँ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे लोगों की राय बदलेगी, देखना। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए भाषा को समझना महत्वपूर्ण है, अतः मैं महसूस करता हूँ। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं को पढ़ाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हिंदी भाषा को सरल और ग्राह्य बनाना चाहिए। उपरोक्त सभी राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए, देखियो इसका ऑप्शन 3 नंबर कहे तो ऑप्शन ए होगा।
क्योंकि प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हमेशा मातृभाषा होना चाहिए। और उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं को पढ़ाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिल्कुल स्वतंत्रता है, किसने मना किया है, पढ़ा सकते हो। और हिंदी भाषा को सरल भाषा ग्राह्य बनाना चाहिए, ये भी ठीक बात है बात की, लेकिन प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हमेशा मातृभाषा को चुनना चाहिए, और ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आजकल विद्यार्थी कोचिंग सेंटर जाते हैं, ये अच्छा नहीं है, क्यों? बड़ा गहरा मुद्दा है। ये विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन से हतोत्साहित करते हैं, ये बहुत महंगी है। ये अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं, उपरोक्त में से कोई। देखिए यहाँ पर है ना, किस बात की हो रही, कोचिंग सेंटर की, विद्यालय के एस्पेक्ट में। जैसे जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं छोटे लेवल पे, वो भी बच्चों को कहते हैं कि आप ट्यूशन आइए, आपको पढ़ाया जाए। तो मेरा मानना है कि अगर विद्यालय के अंदर शिक्षक पढ़ा रहा है तो फिर उसको ट्यूशन की कहाँ ज़रूरत है। अगर वो विद्यालय में अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा तो फिर ट्यूशन को क्यों कह रहा है, क्योंकि ट्यूशन में सिखा रहा है तो वो उसको भी विद्यालय में सिखाना भी चाहिए। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यापकों को विद्यालय में पढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं। बिल्कुल, उसके अंदर लालच रहता है, जबकि कोचिंग, कंपटीशन कोचिंग अपने आप में एक अलग लेवल होता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, ये अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अध्यापक अभिभावक मीटिंग होनी चाहिए, कब कब होनी चाहिए? पीटीए, जिसको पीटीए कहते हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पीटीए। ऑप्शन ए, विद्यालय में प्रवेश के समय, परीक्षा परिणाम घोषणा के समय, समय समय पर विद्यालयों में उत्सवों व आयोजनों के समय। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समय समय पर होनी चाहिए। अध्यापक अभिभावक मीटिंग की पीटीए हमेशा टाइम पे होनी चाहिए, तभी तो उसका सार्थकता सिद्ध होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विद्यालयों में निम्न में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रभावी होगा? व्याख्यान करना, ज्ञान देना, समाज में भ्रष्टाचार को कम करना और ज्ञान दी जाए, भ्रष्टाचार के प्रभावों को बताना, गोष्ठी कराना, घोटालों की सूची बनाना। देखो यहाँ पर क्या होता है कि समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विद्यालय में निम्न में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रभावी? व्याख्यान देना। आप व्याख्यान देने से कुछ नहीं होगा, आपको धरातल पे काम करना होगा। आप ज्ञान की बातें नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार पे तो राहत इंदौरी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की टोली बैठा रखी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो आपको हमेशा धरातल पे काम करना होगा बजाय व्याख्यान देने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सामाजिक उन्नति का सर्वोत्तम साधन है। सामाजिक उन्नति किस प्रकार हो सकती है? अच्छी शिक्षा से, समाज सेवी संस्थाओं से, नियम कानून बनाने से, गरीबों में धन बांटने से। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हो तो आपको हमेशा ऑप्शन ए करना है, अच्छी शिक्षा से सामाजिक रूप से उन्नति हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप अध्यापक हैं, बिल्कुल हैं, आपके छात्र कुछ सामाजिक बुराइयों से ग्रसित है, दूर करने हैं तो आप क्या करेंगे? सामाजिक बुराइयों, भाषण देंगे, फिर से ज्ञान की बातें, वो कहते हैं पीछे ताश खेली जा रही, ज्ञान की बातें फैली जा रही, ऐसी बातें नहीं करनी। उनका उपहास करेंगे, आप तो टालते रहेंगे, मजाक बनाएंगे, अपने व्यवहार में कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करेंगे, हो सकता है दुष्परिणाम बताकर दूर करने के पड़े। बिल्कुल, कोई भी समस्या होती है ना, उसका कारण बताओ, उसका दुष्परिणाम बताना चाहिए। वरना जैसे बाल कलाकारों को क्या पता कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, उसको तो फिल्मी एक्टर बनना है, गुंडा बनना है, उसके हकीकत में परिणाम क्या होता है उसको बताना चाहिए। बिल्कुल, इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहे हैं, बिल्कुल जाते हैं कभी कभी, मार्ग में एक वृद्धा को आपने सड़क पर ठोकर खाते देखा, आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं और इस पर आपको अच्छे से सवाल आना चाहिए। वृद्धा की सहायता करेंगे, उसे सांत्वना देंगे, देख कर हंसेंगे, चुपचाप आगे निकलेंगे, ऐसा तो करना ही नहीं है। वृद्धा को हमेशा सहायता करनी चाहिए, हमेशा कोई भी बुजुर्ग हो, अपने परिवार में हो चाहे अनजान हो, हमेशा आप एक शिक्षक, एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते आपको हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए जितनी संभव हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अंतरजातीय विवाहों के प्रति आपकी क्या राय है?
अंतर्जातीय युवा, जिस पर सरकार भी आजकल जोरों शोर से काम करी और मेरे ख्याल से 50,000 रुपये भी देती है अंतर्जातीय विवाह करने वालों को। होने चाहिए, कदापि नहीं, कभी कभी हो सकते एक आध युवक युवती के विवेक पर बिल्कुल राइट। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। युवक युवती के विवेक पर छोड़ देना चाहिए अंतर्जातीय विवाह को। अगर उनके अंदर ये समझ है, उनकी पसंद है, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान देना ही नहीं वरन सामाजिक विकास करना भी है। क्या आप बालक के सामाजिक विकास का दायित्व विद्यालयों को देना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? नहीं, विद्यालय में पर वैसे ही अनेक काम होते हैं। आप कभी कभी विद्यालय को इस ओर प्रयास करना चाहिए, कभी कभी सोचना चाहिए कि थोड़ी बहुत समाज में अपनी भी सक्रियता बढ़े। सामाजिकता का विकास विद्यालय का दायित्व है और ये विद्यालय पर निर्भर है। बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा। सामाजिकता का दायित्व विद्यालय पर ही है। विद्यालय भावी राष्ट्र निर्माणों को निर्माण करता है, तो ये विद्यालय का प्रथम दायित्व होगा कि वो सामाजिक रूप से सक्रिय रूप से भाग ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। स्त्रियों को हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और करती भी है। हमारी देवी शक्ति नारी शक्ति बिल्कुल इसमें बहुत सक्रिय रूप से कार्य करती है। तो इस पर आपकी राय क्या है? पूर्ण सहमत है, आंशिक सहमत है, ये स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है? पूर्ण सहमत। तो बिल्कुल पूर्ण सहमत है। बिल्कुल स्त्रियां कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती है और करना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं ये मनोरंजक होती है, सामाजिकता का विकास करती है, अध्यापकों को शिक्षण से राहत दिलाती है, शिक्षण में सहायक है। पाठ्यक्रम सहगामी जैसे विभिन्न सारी किताबें हो गई या खेल संबंधित जानकारी हो गई या फिर कंप्यूटर की लैब हो गई, तो ये सब है ना सामाजिकता का विकास करती है। बालक के अंदर बाल विकास के अंदर उसका संपूर्ण विकास करती है पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सफल नेतृत्व होता है, सफल नेतृत्व किसको कह सकते हैं? प्रजातांत्रिक होता है क्या राजतांत्रिक होता है, क्या समूह आधारित होता है, या क्या कुलीन तंत्र? बिल्कुल सफल नेतृत्व हमेशा प्रजातांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक को ही सफल नेतृत्व माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप बड़े भाग्यशाली है कि आपका 4 क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन हो गया। आप किस में जाएंगी? आपने टेट भी पास कर लिया अर्थात टीचर भी बन गए, आपने पुलिस भी पास कर लिया है कांस्टेबल, आप एसआई भी क्लियर कर लिया और आप आरएस भी क्लियर कर लिया, लेकिन आपको कितनी बार बताया अभी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हो, आप टीचर का एग्जाम देने जा रहे हो, इसलिए आपको ज्ञान की बातें हमेशा भावनाओं को साइड में रख के हमेशा अध्यापन को चुनना है, क्योंकि यू आर गोना टू बीइंग टीचर, तो आपको हमेशा अध्यापन पे ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। साथी अध्यापक निम्न जाति का है, उसके घर विवाह है, आप क्या करेंगे? जाएंगे पर शायद खाना नहीं खाएंगे, जाएंगे और भोजन करेंगे, नहीं जाएंगे अनिश्चित। बिल्कुल जाएंगे और भोजन भी करेंगे, और आप एक शिक्षित नागरिक हैं, आपको भेदभाव जैसी बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए और आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए कि सभी हम सब भारतीय हैं और हमारी एक ही जाति एक ही धर्म में हम इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए और आप भोजन भी करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप पति पत्नी हैं, एक ही विद्यालय में हैं, आपका व्यवहार विद्यालय में परस्पर कैसा रहेगा? मियाँ बीबी हो आप, क्या आपका व्यवहार संतुलित रहेगा? क्या आपका व्यवहार मित्रतापूर्ण रहेगा? क्या आपका व्यवहार आत्मीय होगा? क्या आप घर की तरह बातें करेंगे? देखिए यहाँ पर आपको, चाहे आप पुरुष टीचर हो, आपको क्लास के अंदर उसी जोश और होश से पढ़ाना है, चाहे आपकी पत्नी क्लास में चलती क्लास में आ जाए, आपको वो कंडीशन रख दी, हाउजा जोश हाई सर वाली कंडीशन रखती है। आपको घर की संबंधी बातें नहीं करनी है, आपको अंदर विद्यालय के अंदर आपको एक संतुलित व्यवहार रखना होगा। बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो। शाम को चाहे देखा जाएगा, चाहे बेलन दूसरी लानी पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शिक्षण प्रतिमानों का उद्देश्य छात्रों में विकसित करना है। शिक्षण प्रतिमानों का उद्देश्य छात्रों में क्या विकसित करना चाहते हैं? क्या वो वस्तुनिष्ठता विकसित करना चाहते हैं,
क्या चिंतन की प्रखरता करना चाहते हैं, क्या सजगता करना चाहिए, क्या अनुकरण। देखो चारों ऑप्शन काफ़ी नज़दीक है और बहुत अच्छे है, लेकिन आपको वही चुनना है जिसमें आपको 3 नंबर मिले। वस्तुनिष्ठता, चिंतन की प्रखरता, सजगता, अनुकरण। बिल्कुल आपको हमेशा सजगता सिखाने की कोशिश की जाती है। सजगता का मतलब होता है आपको सभी स्तरों पर जागरूकता प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। आप टीचर हैं, आप औसत योग्यता से अधिक छात्रों को पढ़ाएंगे, आप औसत योग्यता से कम छात्रों को पढ़ाएंगे, आप औसत योग्यता के छात्रों को पढ़ाएंगे और आप मिश्रित योग्यता को पढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आपके लिए सभी बच्चे समान हैं, आपको समान रूप से सबको पढ़ाना होगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, अध्यापक किस प्रकार महान विद्वान पैदा कर सकता है। अध्यापक हमेशा राष्ट्र निर्माता होता है, वो देश के भावी नागरिकों को तैयार करता है। वो किस प्रकार महान विद्वानों को पैदा करता है, अपने गहन कार्य द्वारा, स्वयं कठोर कार्य करने के द्वारा, स्वयं महान विद्वान बनकर अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा दे। बिल्कुल महान विद्वान बनना है तो वो आपको बड़े स्तर पर बनाना है, तो आप लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, आपको लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए, आप किस प्रकार मेहनत करो उसका सही गाइडेंस होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अपने विद्यार्थियों को प्रेरणा देना, आपको मोटिवेशन देना चाहिए ताकि उनके अंदर उत्सुकता पैदा हो, वो कुछ सीखने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए ललायित हो, ऐसे आपके अंदर उसके अंदर आग भरनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होना चाहिए। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ बेस्ट बुक। देखिए अच्छी पुस्तक में गुण क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार का होना चाहिए, अध्यापकों को पढ़ाने के तरीके से अवगत करा जाए और देखने में आकर्षक हो। ऐसा तो भाई साहब होना नहीं चाहिए। अच्छी पुस्तक का होता है पाठ्यक्रम पर आधारित भी ठीक है, लेकिन विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से होना चाहिए। बिल्कुल वही अच्छी पाठ्य पुस्तक कह सकते जिसमें विषय वस्तु जिस बालकों को या जिस स्तर के बालकों को सिखाना है उसका सटीक रूप से जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अध्यापक का सदाचारी होना आवश्यक है क्योंकि सदाचारी होना, इससे शिक्षण प्रभावित होता है, इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय होते हैं, अध्यापक राष्ट्र निर्माता होते हैं। बिल्कुल राष्ट्र निर्माता तो होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा सदाचारी होने का मतलब होता है कि अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय होते हैं। जैसा अध्यापक करते हैं वैसा ही विद्यार्थी अनुकरण करते हैं, तो वो राष्ट्र निर्माता तब बनाएंगे जब विद्यार्थियों को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे। इसलिए अध्यापक हमेशा सदाचारी और चरित्रवान व्यक्ति को होना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसका अनुकरण करे और वो भी एक अच्छी शिक्षा ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग और प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सफल नेता हमेशा मैंने बोला ना कि शिक्षा के क्षेत्र में नेता शिक्षक होता है। बिल्कुल तो क्वेश्चन क्या है कि सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वे उनके साथ कठोर अनुशासन का व्यवहार करे, उन्हें रुपए उधार दे, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे, उनके साथ मित्र व्यवहार। देखिए इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करेंगे आप ग्रुप के अंदर तो ये आप अच्छे नेता होंगे और सभी सदस्यों को लगेगा कि हमारा सही रूप से हम पे ध्यान दिया जा रहा है और आप सफल नेता बनोगे और सबका प्यार और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, शिक्षा समाज की संस्कृति का परिमार्जन करने का एक सशक्त माध्यम है या सशक्त साधन है। शिक्षा समाज की संस्कृति का परिमार्जन करने का, इस पर आपकी क्या राय है। निस्संदेह रूप से, सामान्यतः, संभवतः या नहीं। बिल्कुल निस्संदेह रूप से शिक्षा समाज की संस्कृति का विकास होता है। समाज के अंदर सभी संस्कृतियों को आगे बढ़ाते हैं, तभी तो स्कूल के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करवाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है और अभी जो मेरी स्थिति है मैंने फैन ऑफ करके रखा है और पसीने से हालात ख़राब है, लेकिन आपको एक निर्बाध रूप से अच्छे से क्लास प्रोवाइड हो जाए इसलिए मैंने ये सब एफर्ट उठाता हूँ। तो इस पर आपकी क्या राय है, ये हमारी सीरीज़ आपको कैसे लगी। सर ये सीरीज़ नेक्स्ट लेवल है सर, इसी तरह से सारे टॉपिक कवर करवाइए। सर मैंने लाइक और सब्सक्राइब को कर दिया है, लेकिन शेयर किसके साथ करूँ, अभी शेयर करने वाला मेरे पास या करने वाले उपलब्ध है नहीं, उसके लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। या सर उपरोक्त ऑप्शन सही। चलिए चेहरे के ऊपर एक अच्छी सी मुस्कान के साथ में राइट कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको दबा दीजिए और कल फिर मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।